हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। एक रिपोर्ट या समिति जो है बनी थी, जिसका नाम है कोरियन जोसेफ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो संघवाद की अवधारणा है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का बराबरी का हक होता है, या कह सकते हैं कि दोनों को तवज्जो है, दोनों को महत्व दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट का ये दावा है कि धीरे धीरे केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है, मतलब केंद्र सरकार की शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं और नए नए नियमों कानूनों के माध्यम से ये लोग राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित करते जा रहे हैं। तो मतलब हम विकेंद्रीकृत सरकार से हट करके केंद्रीकृत सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा यहाँ पर शक्तिशाली होती जा रही है। वैसे अगर आप समझें तो हमारा जो संविधान लिखा गया है ना, जो भी उसमें प्रावधान किए गए हैं, उस पे भी जो है कभी भी कहीं पर भी मामला अटकेगा राज्य और केंद्र के बीच, तो ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को ही दी गई हैं। अब इस आर्टिकल में हम ये समझने वाले हैं, इनका दावा है कि संविधान बनने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने फेडरलिज्म को कमजोर किया है और केंद्रीकरण को मजबूत किया है। अब ये कैसे किया गया है ये समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने संघ और राज्य संबंधों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की अध्यक्षता की है पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, और इन्हीं के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है। रिपोर्ट में बढ़ते केंद्रीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा है सामने, और राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो रही है, इस पर चिंता व्यक्त की है। तो क्या क्या चीजें हैं, और देखो इन्होंने रिपोर्ट में ये नहीं बताया है कि क्या क्या कमियां हैं, मतलब बताया तो ये भी है, इन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि इन कमियों को हमें कैसे दूर करना चाहिए। और जो हमारे संविधान की आत्मा कह सकते हैं, या कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो संघवाद की अवधारणा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर मान के रखा है और इसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट का दावा है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संघवाद का संवैधानिक ढांचा अगर देखेंगे तो आर्टिकल 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों के बिना भारत कुछ नहीं है, अकेला इंडिविजुअल कुछ नहीं माना जाएगा। संघवाद की व्याख्या अगर आपको समझनी हो तो आर.एस. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म। संघवाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीकृत की प्रवृत्ति कहां से शुरू हुई है। तो इनका मानना है कि पहली बात इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया, जो कि राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। जीएसटी लेकर के आ गई तो राज्यों का वित्तीय कह सकते हैं स्वायत्तता खत्म हो गई, क्योंकि अब सब कुछ जो है केंद्र सरकार पर निर्भर है। सारे पैसे के लिए लोग इंतजार करते हैं कि केंद्र देगी तो कुछ मिलेगा पैसा। राज्यपाल की बढ़ती सक्रियता, तो राज्यपाल को लेकर के राज्य सरकारें हमेशा गुस्सा रहती हैं। नाम भले ही राज्य से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कई बार इसको केंद्र का एजेंट माना जाता है। तो इसको लेकर के क्या सिफारिशें की है ये भी बताऊंगी। और साथ में बोला कि भाई ये लगातार राष्ट्रीय परीक्षाएं करा रहे हैं। पहले अलग अलग राज्यों की परीक्षाएं होती थी, ये सबको एक मर्ज करके बोलते हैं कि एक ही परीक्षा होगी। तो राज्य की जो परीक्षाएं हैं, नीट हो गया, नेक्स्ट हो गया, इन पर जो है लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तर्क यहाँ पर यह है कि संघवाद व्यवहार में सहकारी संघवाद से केंद्रीकृत प्रशासन की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं। तो राज्यपाल की भूमिका में सुधार के लिए इन्होंने क्या सिफारिश की है, आर्टिकल 200 और 201 में आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने पहले ही बोला है कि इनको बोलो कि 15 दिनों के अंदर ही निर्णय लें, अनिवार्य कर दो। ये जो है विधेयकों को, या कह सकते हैं जो भी चीजें विधानसभा से जाती हैं, इनको जो दबोच के बैठ जाते हैं और निर्णय नहीं देते हैं, तो उनको बोलो 15 दिन के अंदर दें। अगर पुनः ये 15 दिनों के अंदर नहीं देते हैं तो यह पुनः ही स्वीकृत हो जाएगा। देखो बोला है पुनः पारित विधेयक पर 15 दिनों में स्वीकृति अनिवार्य है। समय सीमा पार होने पर अगर इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया तो वह स्वतः ही स्वीकृत हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट था कि ये बोलते थे कि राज्यपाल बोलता था कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो बोला कि राष्ट्रपति को संदर्भ केवल सीमित परिस्थितियों में कीजिए। हर बार कोई भी हम कानून बनाने की बात करते हैं तो ऐसा मत कीजिए कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। हम राज्यपाल से लड़ें, फिर राष्ट्रपति से
लड़े, वेट ही करते रह जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्ति और पदावधि को लेकर भी इन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। इन्होंने बोला है कि भाई विधानसभा द्वारा अनुमोदित 3 व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त कीजिए। दूसरा है कि 5 वर्ष का कार्यकाल इनका निश्चित कर दीजिए। हटाना अगर होगा तो केवल विधानसभा प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जाएगा। अब इनको मतलब राज्यपाल को, अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि अभी राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है, किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं ये। नेक्स्ट बताया है 7 दिन में फ्लोर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। और नेक्स्ट और आखिरी है, बोला गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में जो इनको आप कुलपति का एक अधिकार दे देते हैं, जो भूमिका दे देते हैं, वो भी खत्म कर दो। तो राज्यपाल की तो इन्होंने जो है बैंड बजानी निश्चित कर रखी है। ये जो है सिफारिशें की हैं। दूसरा हम बात करते हैं, इन्होंने शिक्षा और भाषा पर जो है कुछ ज्ञान दिया है, मतलब कुछ सिफारिशें की हैं। इन्होंने बोला कि जो वन नेशन वन लैंग्वेज है ना, इसको पहले से हटाओ, क्योंकि पूरा भारत है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वन नेशन वन जो है लैंग्वेज क्या होती है, जो विविधता है आप उसको यहाँ पर बढ़ावा दो या पहचान दो। अंग्रेजी को स्थायी संघीय आधिकारिक भाषा आप रख सकते हो, लेकिन 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। 10 लाख से अधिक अगर किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हैं तो उसको भी आप इसमें शामिल करो। 3 भाषा सूत्र जो आपने रखा है उसके लिए बोला गया है कि इसके स्थान पर आप क्या करिए, अंग्रेजी प्लस एक क्षेत्रीय भाषा का मॉडल लेकर के आइए। त्रिभाषा फॉर्मूला आप हटा दीजिए। ये जो है इसके विरोध में भी बोल रहे हैं। संवैधानिक संदर्भ देखें तो भाषाओं से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल है 343 से 351 के बीच आप देख सकते हो। यह प्रस्ताव बोला गया कि सांस्कृतिक संघवाद को सुदृढ़ करने की दिशा में है, परंतु प्रशासनिक जटिलता बढ़ा देगा। तो भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषा में काम करोगे? नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में जा रहा है, साउथ के व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, काम ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से इस पे तो लगता ही नहीं है कि ये लोग विचार करेंगे। बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368, तो प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। अधिकांश संशोधनों से 2/3 राज्यों की मंजूरी। ये देखो क्या बोला जा रहा है, मूल संरचना को संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल करना, सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य करने की भी बात की गई है। बात करते हैं राज्यों की सीमाओं पर नियंत्रण, आर्टिकल 3, तो राज्यों की सीमाओं पर या सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो बोले पुनर्गठन हेतु राज्य की सहमति और जनमत संग्रह अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के दौरान पुनर्गठन पर रोक। उस समय आप पुनर्गठन मतलब मत करवाइए, क्योंकि जब राज्य सरकार के पास शक्तियां ही नहीं हैं तो हम अपने अधिकारों के बारे में बोलेंगे कैसे? नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या बोले? देखो बोले कि नई यूटी मत बनाइए, बंद कर दीजिए। आर्टिकल 3 के तहत संसद राज्य की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्या लिखा है? संसद जो है राज्य की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं परिसीमन, तो डिलिमिटेशन को लेकर के भी यहाँ पर सजेशन दिए गए हैं। 1971 की जनगणना आधारित सीट आवंटन 2026 तक जारी रहना चाहिए। ये पुराने फॉर्मूले पर ही काम कर। अब देखो ऐसा करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? हमने देखा जो जज है वो कहाँ से है? साउथ से। जहां पर जिस सरकार ने सजेशन दिया है वो है साउथ से। उस समय इनकी जनसंख्या ठीक ठाक थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं साउथ की पॉपुलेशन नॉर्थ के स्टेट्स के पॉपुलेशन की तुलना में कम हो गई। इसको लेकर के इन लोगों ने कई बार नाराजगी जताई है कि आपने बोला था हम दो हमारे दो, हमने फॉलो कर लिया, इस चक्कर से हमें नुकसान हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है राज्यसभा जो है राज्यसभा में और लोकसभा में। उत्तर के राज्यों ने आपकी पॉलिसीज को माना नहीं और इसके चक्कर से इनकी पॉपुलेशन बढ़ी और इनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया है। इसका मतलब है कि सरकारी योजनाओं को ना मानो तो लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अलग संघ व राज्य परिसीमन आयोग बनाया जाए। अलग अलग बात कर रहे हैं। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अभी देखो अप्रैल तक जो है काफ़ी सारे जो है राज्यसभा की 37 सीट्स खाली हो रही हैं और अप्रैल तक हो जाएंगी और इनका जो है चुनाव दिसंबर तक करवा दिया जाएगा। इस साल जो भी सीटें खाली होने वाली हैं, तो आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन जो है प्रतिनिधित्व अलग अलग होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है और ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सबका बराबर कर दो। विश्लेषण, तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों की चिंता। देखो मैंने बोला था ना जनसंख्या नियंत्रण जब हुआ तो ये लोग नाराज इसी बात से हुए। उत्तर दक्षिण
दक्षिण राजनीतिक असंतुलन का प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है। चुनाव सुधार को लेकर के बात करते हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं। तो लोकसभा हेतु केंद्रीय चुनाव आयोग करवाइए, ठीक है, अपना जो आपने जो एक ही चुनाव आयोग बनाया है तो प्लीज उसको बंद करिए। बोला है कि लोकसभा के लिए अलग रखिए, विधानसभा के लिए आप जो है एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बना दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव आप वापस लीजिए। बोल रहे हैं जो भी ये लोग वन वन बोल रहे थे ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, ये सब बोले कि वन मत करो, संघवाद है ना, सब अलग अलग है, अलग अलग रखो। दल बदल करने वालों पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दो। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया जाए। और आर्टिकल 324 जो हमारा है चुनाव आयोग के बारे में बात करता है, वो सारा हम इसके तहत पढ़ रहे हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। शिक्षा को पुनः राज्य सूची में डालो, और ये जो अलग अलग आप सेंट्रल स्तर के एग्जाम्स करवा रहे हो बंद करो। एनटीए भंग करने का प्रस्ताव दिया गया। समझ रहे हैं, राज्यों को लचीलापन मिलेगा और राष्ट्रीय मानकीकरण प्रभावित हो सकता है। जीएसटी एवं जो है यहाँ पर वित्तीय संघवाद पर प्रश्न उठाए हैं इन्होंने। जीएसटी परिषद की सिफारिश से सलाह जो है सलाहकारी होनी चाहिए, मतलब बाध्यकारी ना रहे। राज्यों को एसजीएसटी दरों में सीमित बदलाव करने की यहाँ पे अनुमति हो। स्वतंत्र जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण बनाया जाए। वन प्रोडक्ट वन रेट सिद्धांत, इसको भी लेकर के इन्होंने बातचीत की है। तो ये सारा जो हो गया जीएसटी से रिलेटेड। बात करते हैं सकारात्मक पक्ष क्या है, जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो राज्यों की स्वायत्ता वृद्धि हो सकती है, राज्यपाल पद के दुरुपयोग में कमी आएगी, वित्तीय संघवाद मजबूत हो जाएगा, भाषाई विविधता की रक्षा हो जाएगी और संघवाद को संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं चुनौतियां क्या हैं। तो राष्ट्रीय नीति में असमानता हो जाएगी, भाई सबको हम बराबर नहीं रख सकते हैं। बाजार विखंडन हो जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य मानकों में भिन्नता होगी और संविधान संशोधन अत्यंत कठोर हो जाएगा। अभी कुछ बदल ही नहीं पाएंगे समय के साथ साथ। आप समकालीन संघवाद के बारे में बात करते हैं तो समिति जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आगे बढ़ करके बैलेंस्ड फेडरलिज्म की अवधारणा को प्रस्तुत करती है, जहां शक्तियों का पुनर्संतुलन किया जाए, राज्यों की सहमति आधारित नीति बनाई जाए और साथ में संसदागत जवाबदेही, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ये इनकी जो भी सिफारिशें हैं, आप में से कितने लोग इनकी सिफारिशों से सहमत हैं? कौन सी सिफारिश आपको सही लगी, कौन सी गलत लगी है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अनुच्छेद 279A के तहत गठित की गई है। दूसरा है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी हैं। तीसरा है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।